प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कर रहे हैं क्लास 10+2 मैथमेटिक्स चैप्टर 6, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एक काफी लेंथी चैप्टर है, स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बोरिंग भी लगता है, लेकिन इसकी एक फास्ट से रिवीजन आज हम एक वीडियो में करेंगे। ओवरऑल पूरे चैप्टर की जो रिवीजन है हम एक ही लेक्चर में उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए और एक्सरसाइज से जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करने में हेल्प मिले, और फाइनल एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो डेफिनेटली आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के बाद सोल्व कर पाओगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें चैप्टर 6 की, तो इसमें यहाँ पे सब टॉपिक की बात करें तो 5 सब टॉपिक है। सबसे पहले है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, इसमें जो पहला टॉपिक है वह है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज मींस, अगर आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, इट मींस dV डिवाइड बाय dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया को अगर हम S मान लें तो ds डिवाइड बाय dt। वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, स्फीयर हो सकता है। सरफेस, रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हो सकता है। तो ये हुआ रेट ऑफ चेंज। अगर वो कहे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, अगर वो कहे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, अगर वो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कहे तो इट मींस dV डिवाइड बाय dr। ये आपको ध्यान रखना है। R इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। अगर वह सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, किसके विद रिस्पेक्ट है ये नहीं बताया, इसका मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, इट मीन्स dV बाय dt है। अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट बताता है, जैसे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी कि dV डिवाइड बाय dr, तो इस तरह से आपके पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की बात करें तो किस टाइप की क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जैसे अगर एक प्रॉब्लम लें हम, कुछ इस तरह से हो सकता है कि इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, हाउ फास्ट the area of circle is increasing when the radius of circle is 3 centimeter per second। यहां पे क्या कहा गया है कि if the radius of a circle is increasing at the rate of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट मीन्स अगर सर्कल है हमारे पास, इसकी रेडियस को अगर हम r माने तो हमें क्या गिवन है dr डिवाइड बाय dt। यदि हमें 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब हाउ फास्ट द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग, एरिया को अगर हम a माने तो हमें निकालना है dA डिवाइड बाय dt। How fast the area of the circle is increasing when the radius of the circle is 3 centimeter, means when r is equal to 3। इसके लिए हमें सोल्व करना है। अब एरिया ऑफ सर्कल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई r स्क्वायर। हमें निकालना है dA डिवाइड बाय dt। तो देखो विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम इसका टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम आर है ही नहीं, यहाँ पे तो आर है, टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर ही नहीं सकते।
तो पहले इसका विद रिस्पेक्ट टू आर कर देंगे। विद रिस्पेक्ट टू आर करेंगे तो इसका 2r हो जाएगा। इट मीन्स ये 2 पाई r हो जाएगा और साथ में क्या लगा देंगे dr डिवाइड बाय dt। विद रिस्पेक्ट टू r करके और साथ में dr डिवाइड बाय dt लगा देंगे। अब हमारे पास dA डिवाइड बाय dt, तो 2 पाई r dr बाय dt की वैल्यू आपके पास गिवन है, कितनी है 5। ये हो गया 10 पाई r। यहां पे पहुंच लो। हमें क्या निकालना है dA डिवाइड बाय dt एट r इज इक्वल टू 3। तो r की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 3 पुट कर देंगे। तो कितना हो जाएगा ये 30 पाई। r की जगह पे हम 3 पुट कर देंगे तो 10 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 पाई। पाई को रहने दो ऐसे ही। अगर आपके पास कहीं 7 वगैरह की टर्म आ जाती है तो लिख सकते हो, कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो। अब ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, क्योंकि रेट ऑफ चेंज है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को इनको सोल्व करना है। ठीक इसी तरह से इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से इस तरह से भी कहा जा सकता है कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट, यहाँ पे गिवन है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस ना देके रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दे दिया जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दे दिया जाए और रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस पूछ लिया जाए। तो इस तरह से भी हो सकता है इस क्वेश्चन को। तो ये डिपेंड करता है कि क्या चीज गिवन है और क्या हमें उसमें से कैलकुलेट करनी है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल से इसको समझते हैं। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन है। जैसे हमने एक तरह का क्वेश्चन सोल्व कर लिए, अगर बुक से ही हम एक और क्वेश्चन लें। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज में। इसमें कहा गया है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। अगर हम एक और प्रॉब्लम की बात करें, प्रॉब्लम 2 की बात करें, तो यहां पे द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट is the surface area increasing of the cube is increasing when the length of an edge is 10 सेंटीमीटर। तो ये एक दूसरे तरह का क्वेश्चन हो गया। अब यहां पे हमारे पास देखो क्या है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, क्यूब की बात हो रही है। क्यूब की जो सारी साइड्स हैं इक्वल होते हैं, साइड या एज की बात है। यहां एज किसके लिए है साइड के लिए। द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यानी कि dv लेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब दैट इज इक्वल टू v हम मान लेते हैं और सरफेस एरिया को s मान लेते हैं। तो dv बाई dt है हमारे पास 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब पूछा गया हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इंक्रीजिंग। हमें निकालना है ds डिवाइड बाई dt व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 10 सेंटीमीटर। एज ए है हमारा a इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो इसके लिए हमें सोल्व करना है। अब आप देखिए सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का। क्यूब का सरफेस एरिया हमारे पास s होता है, ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये कितना होगा 6a²। हमें ds डिवाइड बाई dt कैलकुलेट करना है। यहां तो a है तो विद रिस्पेक्ट टू a करेंगे तो ये 12a हो जाएगा और साथ में dA डिवाइड बाई dt। अब अगर हम प्रॉब्लम फर्स्ट की बात करें तो उसमें dA बाई dt गिवन था या dr बाई dt गिवन था।
जो यहाँ पे आया वो डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे गिवन थी, यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू गिवन नहीं है, इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम दिया हुआ है क्यूब का, तो वॉल्यूम होता क्या है क्यूब का, ए क्यूब। डीवी बाई डी टी कितना होगा, विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो ये 3a² डी ए बाई डी टी, लेकिन वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम किसके इक्वल गिवन है, 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के, यानी कि ये 8 हो जाएगा हमारे पास। तो डी ए डिवाइड बाई डी टी कितना हो जाएगा हमारे पास, 8 डिवाइड बाई 3a², 8 डिवाइड बाई 3a², तो यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, डी एस डिवाइड बाई डी टी दैट इज 12a इंटू 8 डिवाइड बाई 3a², यहाँ पे 4 आ जाएगा और एक कैंसिल हो जाएगा, 32 डिवाइड बाई ए आ गया। हमें क्या निकालना था, डी एस डिवाइड बाई डी टी एट ए इज इक्वल टू 10, तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 रख देंगे, 32 डिवाइड बाई 10 यानी कि 3.2 सरफेस एरिया है सेंटीमीटर स्क्वायर, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम है तो पर सेकेंड चेक कर लेंगे, पर सेकेंड है, पर मिनट है, पर आवर है, उस हिसाब से हम इसको चेंज कर लेंगे। तो दूसरी तरह से क्वेश्चन, ज्यादातर क्वेश्चन इन दो तरीके से ही है, यानी कि जिसके जो हमें कैलकुलेट करना है उससे जो वैल्यू बनेगी वो हमें या तो दी होगी, गिवन होगी, अगर गिवन नहीं होगी तो कोई और कंडीशन दी होगी जिससे हमें वो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, या फिर जो वेरिएबल है उसी के विद रिस्पेक्ट पूछ ले। एक केस ये हो सकता है कि जो वेरिएबल है उसी के विद रिस्पेक्ट पूछ ले, जैसे यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास फर्स्ट ही क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें जो वेरिएबल है उसके विद रिस्पेक्ट ही पूछा गया है। इसमें जैसे अगर एक और प्रॉब्लम ले, इसमें है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर when r is equal to 3 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल एक सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, इस तरह का तो बहुत रेयर चांस है आने के। हमने जो पहले दो क्वेश्चन किए, जो फर्स्ट नंबर पे किया है मोस्ट इंपोर्टेंट तो वही है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करना है तो सेकंड टाइप का, अदरवाइज इस तरह का एक भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर नहीं करता, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम ज्यादा लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल है, रेडियस r मान लेते हैं, एरिया a मान लेते हैं, तो डी ए विद रिस्पेक्ट टू रेडियस डी ए डिवाइड बाई डी आर कैलकुलेट करना है व्हेन r इज इक्वल टू 3, व्हेन r इज इक्वल टू 3, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब देखो कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं गिवन, क्योंकि एरिया में तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो है ही है इसके अंदर, तो सीधा ही हमें डी ए डिवाइड बाई डी आर कैलकुलेट करना है, तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर। हमें क्या कैलकुलेट करना है, डी ए डिवाइड बाई डी आर एट आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, आर की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 6 पाई हो जाएगा। एरिया का रेट ऑफ चेंज है सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में है, पर विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ही है, रेडियस का यूनिट भी सेंटीमीटर ही है क्या सर, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर पर सेकंड तब होता जब विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता। यानी कि ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 के लिए, इसी तरह के सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे काम आएगी। दूसरी बात, अगर कहीं इंक्रीजिंग लिखा हुआ है कि रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज, तो उसके लिए पॉजिटिव यूज करेंगे, और रेट ऑफ डिक्रीज लिखा हुआ तो उसके लिए नेगेटिव यूज करेंगे। बस इतना सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाता है। इसके अलावा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और एक्स्ट्रा इंपोर्टेंट इसमें नहीं है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक। आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की तरफ।
सेकेंड है हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस, इसके लिए आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ पे आपके लिए साइन फंक्शन और कोस फंक्शन के लिए हो जाते हैं। अगर हम साइन फंक्शन की बात करें तो अगर हम यहां पे 1 लिखें और ये π/2, पाई 3π/2 और 2π, साइन 0 0 होता है, साइन 90 पे 1 होता है, 180 अगेन 0, 360 नेगेटिव और ये हम इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं। इधर ये हमने साइन वेव बना दी। अब आप देखें 0 से 90 π/2 तक, यानी कि ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। π/2 से पाई तक यानी कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट हुआ। पाई से 3π/2 तक थर्ड क्वाड्रेंट हुआ और 3π/2 से लेकर 2π तक ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप इस ग्राफ को देखें तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। हमने ये fx हमारा क्या है, साइन x है। साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया है, या फिर ये कह लो कि ये साइन वेव हमने बनाई है। तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक ग्राफ में वैल्यूज है जो इंक्रीज हो रही है। तो 0 to 90 ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा और 90 से लेके 180 डिक्रीज हो रही है और 180 से लेके 270 ये भी डिक्रीज हो रही है और 270 से लेके 360 अगेन इंक्रीज हो रही है। यानी कि अगर हम साइन फंक्शन की बात करें तो 0 to π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसा हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर π/2 टू पाई बात करें तो डिक्रीजिंग फंक्शन। π/2 टू पाई, देखो π/2 से लेके और पाई तक इसमें ये डिक्रीज हो रहा है, नीचे आ रहा है। और पाई से लेके 3π/2 तक अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन और 3π/2 से लेके 2π इंक्रीजिंग फंक्शन। यहां से इंक्रीज होना शुरू हो गया। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि π/2 से 3π/2 डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीज हो रहा है। π/2 से लेके पाई भी और पाई से लेके 3π/2 यानी कि π/2 से लेके 3π/2 तक ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये हो गया हमारे पास साइन वेव के लिए। ठीक इसी तरह से आप कोस वेव के लिए बना सकते हो या कोस फंक्शन के लिए बना सकते हो। तो अगर इसको हम कोस फंक्शन के लिए बनाएं तो देखते हैं क्या निकलेगा। इसी को कर लेते हैं। यहां पे अगर हम 1 ले लें, कोस 0 1 होता है, ये 90, 180, 270 और 360। कोस 0 1 होता है, 90 पे 0 हो जाता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी कोस नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है। आगे भी इसको ऐसे ही कर दो तो ये हमारे पास कोस वेव हो जाएगी। यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो कोस एक्स है। अब 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये डिक्रीज हो रही है और π/2 से लेके पाई तक इसमें भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहां पे अगर कोस की बात करें 0 to π/2 डिक्रीजिंग फंक्शन, π/2 to पाई अगेन डिक्रीजिंग फंक्शन। अब आगे देखो पाई से लेके 3π/2 तक, अब ऊपर की तरफ बढ़ने लग गया तो पाई टू 3π/2 इंक्रीजिंग फंक्शन और
3π/2 से लेके 2π तक, अगेन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि 0 to π डिक्रीजिंग फंक्शन है और π to 2π इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो 0 से लेके ये तो कम ही हो रहा है डिक्रीजिंग, और यहाँ पे ये बढ़ रही है तो इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अगर वैल्यू लगातार बढ़ती रहे इंक्रीजिंग, लगातार कम होती रहे तो डिक्रीजिंग। यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड होता है कि लगातार बढ़ती रहे, अगर इक्वल भी हो जाए तो वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, और लगातार बढ़ती रहे तो उसको हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, मतलब इक्वल भी नहीं है, लगातार बढ़ रही है या फिर वो लगातार कम हो रही है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम यूज कर लेते हैं। देखो अब यहाँ पे इक्वल तो कहीं किन्हीं दो वैल्यू पे इक्वल तो है नहीं है, तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही है। ये हमारे पास स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए आ जाता है, जो आप अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सोल्व कर सकते हैं। अदरवाइज किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास एक पर्टिकुलर मेथड है, उसको देखते हैं। उसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लें, fx हमारे पास गिवन है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो इंटरवल कैलकुलेट करने हैं जिनमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव कर देंगे, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम कर रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12x² माइनस यहाँ पे भी 12x माइनस 72। यहां से f' कॉमन आ रहा है, कुछ 12 कॉमन ले लेते हैं। यहां से आ गया x² माइनस x माइनस 6। अब x² माइनस x माइनस 6 के फैक्टर बना दो 0 के साथ इक्वेट करके। x² माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x इंटू x माइनस 3 प्लस 2 इंटू x माइनस 3, तो x माइनस 3 और ये x प्लस 2, यानी कि इस पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं x माइनस 3 और x प्लस 2। तो इसको फैक्टर फॉर्म में लिख लिया। इसका बेनिफिट क्या होगा वो भी बता दूंगा अभी तुम्हें। तो पहले हम देखते हैं, अब क्या करेंगे, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू हम पुट कर देते हैं f' को 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं, यानी कि 12x माइनस 3 और x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। अब 12 तो 0 है नहीं है, या तो x माइनस 3 0 है या फिर x प्लस 2 0 है। तो यहां से x की वैल्यू 3 आ गई और यहां से x की वैल्यू माइनस 2 आ गई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, तो क्रिटिकल वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू हमारे पास आ गई -2 और 3। एक रियल लाइन प्लॉट कर ले, इससे आपको आसानी रहेगी। 0 1 2 3 -1 -2 -3, इस तरह से हमने एक रियल लाइन प्लॉट कर ली। इसमें इंडिकेट कर ले ये पॉइंट्स, x इज इक्वल टू -2 यहाँ पे और x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे। एक और लगा लो। अब देखो ये एक रियल लाइन थी, x की इन 2 वैल्यूज ने इस रियल लाइन के 3 टुकड़े कर दिए, एक तो ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो ये है -∞ टू -2। अगर हम इस इंटरवल की बात करें तो ये है -2 टू 3, -2 टू 3। और इधर वाले इंटरवल की हम बात करें तो ये है 3 टू ∞।
क्वेश्चन था हमारा फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो हमें इंटरवल कैलकुलेट करने थे जिनमें ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब इंटरवल तो हमें पता चल गए, हमें तो सिर्फ एक काम करना रह गया कि यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। अब देखिए 4x इज लेस देन -2। देखो यहाँ पे था सबसे पहले -2 से लेस, इधर वाले सारे, यानी कि इस इंटरवल की बात हो रही है। f डैश x चेक करो कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। f डैश x इसमें वैल्यू रख लो, कोई भी एक वैल्यू अपने दिमाग में सोच लो। से x इज इक्वल टू -3, -2 से इधर की कोई भी एक वैल्यू, आपकी मर्जी, कुछ भी सोचे। f डैश x में देखो 12 तो 12 ही रहेगा। यहां पे हमने -3 सोचा है, तो -3 और -3 -6 हो गए, तो ये क्या बना, नेगेटिव बना। और ये -3 और +2 -1 यानी कि नेगेटिव बना, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज fx is strictly increasing in the interval -∞ to -2। अगर ये ग्रेटर देन आ जाता है तो इंक्रीजिंग और लेस देन आ जाता है तो ये डिक्रीजिंग। ठीक है, अब देखो इसका बेनिफिट क्या हुआ। मान लो आपने इस जगह को 0 के साथ इक्वेट कर दिया। जब आपने इस जगह को 0 के साथ इक्वेट करोगे तो पहले इसको 12 से डिवाइड करोगे, 12 से डिवाइड करोगे, उसके बाद x की वैल्यू निकालोगे। तो जब आपको डेरिवेटिव में चेक करना पड़ेगा तो आपको ये वैल्यू इसके अंदर डेरिवेटिव के अंदर पुट करके सोल्व करना पड़ेगा। एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी उसके लिए सोल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसके पहले ही फैक्टर बनाने लेते हो, 0 से पहले इक्वेट करने से पहले, इसका क्या बेनिफिट होगा आपको कि सिर्फ साइन चेक करना है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इसका ये बेनिफिट हो जाता है। अब दूसरा केस 4 -2 इज लेस देन x इज लेस देन 3। -2 से 3 के बीच में f डैश x चेक करें कैसा है। 12 तो ऐसे ही रहेगा, -2 से 3 के बीच में 0 आता है, तो से x इज इक्वल टू 0। x की जगह पे 0 पुट कर दिया, तो 12 0 -3 तो ये नेगेटिव बना, और 0 + 2 ये पॉजिटिव बना, तो ये टोटल नेगेटिव हो गया, लेस देन 0। दिस इंप्लाइज fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to 3। नेक्स्ट 4 x इज ग्रेटर देन 3। f डैश x ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है। से x इज इक्वल टू 3.1 ले सकते हो, 3.2 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, कुछ भी लो, आपकी मर्जी। 12 तो 12 ही रहेगा। 3 पॉइंट समथिंग है तो देखो 3 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा में से 3 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। और 3 प्लस समथिंग जो भी है, 3.1 है, 2 प्लस करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ये टोटल पॉजिटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज fx इज strictly increasing in the interval 3 to infinity। तो ये हमारे पास strictly increasing हो जाएगा। तो पहले वाले में देखो क्या आया था, increasing आया था, दूसरे वाले में decreasing और तीसरे वाले में increasing। आमतौर पे ये अल्टरनेट पे आते हैं, अगर पहला डिक्रीजिंग होगा तो दूसरा इंक्रीजिंग होगा, तीसरा फिर डिक्रीजिंग होगा। इस तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, या फिर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इस तरह से अल्टरनेट में चलते हैं ये। तो ये हो गया हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे ये अगर आप इसको यहाँ पे इसको भी 0 के साथ इक्वेट करोगे तो सोल्व करोगे तो ऐसे ही चलेगा ये। बस यहाँ पे आपको जब ये वैल्यू आपने सोची है, यहाँ पे अपने दिमाग में सोचने से काम चल गया। बशर्ता कि अगर तुम ऐसे करोगे, इसको 0 के साथ इक्वेट करोगे तो फिर तुम्हें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी डेरिवेटिव में। एग्जैक्ट आंसर के बाद पता चलेगा कि वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। यहां से सिर्फ आपको अंदाजे से पता चल जाएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये हो गया हमारा जो सेकंड टॉपिक है इसमें, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का।
इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड, टेंजेंट एंड नॉर्मल। मीन्स इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से संबंधित है ये हमारे पास। यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन इसका बेहद सिंपल है, आपको बस इसके फॉर्मूले पता होने चाहिए। पहली तो बात, जो टेंजेंट और नॉर्मल है वो लाइन्स ही है। मान लो आपके पास कोई भी कर्व है और ये कोई पॉइंट है, इस पे टेंजेंट, हमें टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। टेंजेंट मीन्स एक लाइन जो किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। मान लो ये पॉइंट P है, x1 y1, तो ये टेंजेंट हो गया इस पे। और इस पे जो परपेंडिकुलर वो नॉर्मल। अब चाहे टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, है तो ये लाइन ही, स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है, जब हमें पॉइंट पता हो, पॉइंट यहां x1 और y1 है, और स्लोप पता हो जिसको हम m से डिनोट करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m है। अब टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, है तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो यही कॉन्सेप्ट यूज होगा। इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज होगी, यहां पे जो फॉर्मूले यूज होंगे, सबसे पहले है स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको हम m से डिनोट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर रहे हैं तो dy बाई dx यहां स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया हुआ है डेरिवेटिव के अंदर, वो पॉइंट हम पुट कर देंगे, x1 y1। दूसरी बात, एक बार और +1 क्लास में हम पढ़ चुके हैं, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो किसके इक्वल होता है? अगर थीटा दे रखा है, एंगल मेड बाय द लाइन विद x एक्सिस, अगर 2 पॉइंट दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ लाइन होती है। हमारा जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा वो क्या होगा? कर्व जो दे रखे हैं उसका डेरिवेटिव करेंगे और पॉइंट पुट कर देंगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा। दूसरा है हमारे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल की जो स्लोप होगी वो टेंजेंट, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट में परपेंडिकुलर है, तो जो नॉर्मल की स्लोप होगी वो क्या होगी? इसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी। इसकी स्लोप m है तो इसकी स्लोप हो जाएगी -1 डिवाइड बाय m, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। अगर टेंजेंट की स्लोप 2/3 है, अगर टेंजेंट की स्लोप 2/3 है तो नॉर्मल की स्लोप हो जाएगी -3 डिवाइड बाय 2। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट x1 y1 and having slope m is, यही बिल्कुल सेम, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। पॉइंट दे रखा है, स्लोप दे रखी है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट पॉइंट x1 y1, कर्व कह सकते हो आप y इज इक्वल टू एफ एक्स, कुछ भी y फंक्शन x का, इज y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1। जो नॉर्मल की स्लोप होगी वो टेंजेंट के नेगेटिव रेसिप्रोकल होगी, तो ये m है तो ये कितना हो जाएगा? -1 डिवाइड बाय
n। ठीक है, क्योंकि पहले तो हम डेरिवेटिव करके टेंजेंट की स्लोप ही निकालेंगे ना, उसमें पॉइंट पुट कर देंगे और नॉर्मल की स्लोप क्या होगी, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। शुरू में तो क्वेश्चन क्या होंगे आपके पास, सिंपल, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1 2। आपके पास क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5, पॉइंट है 1 2, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1 2। डेरिवेटिव कर देंगे इसका, dy बाई dx कितना आ गया, 6x। स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट 1 2, x की जगह पे 1 और y की जगह पे 2, तो 6 इंटू 1 कितना आ गया, 6। क्लियर है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया बस, y तो कहीं आया नहीं इसमें। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछते हैं तो भी यही रहेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गई 6, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ जाएगी, -1/6, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल आ जाएगी। उसके बाद अगर इक्वेशन पूछता है, अब देखो स्लोप है, पॉइंट है, तो y माइनस y1 की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 6 है, x माइनस x1 की वैल्यू 1 है, तो y माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 6x माइनस 6। तो इसको इधर ले आए, तो यहाँ पे 6x माइनस y माइनस 2 प्लस 6 हो गया, 4 इज इक्वल टू 6x माइनस y या 6x माइनस y इज इक्वल टू 4। तो ये किसकी इक्वेशन होगी, टेंजेंट की। और अगर आपको नॉर्मल की निकालनी है तो बस क्या चेंज होगा, यहाँ पे 6 की जगह पे कितना आ जाएगा, -1/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और सोल्व कर देंगे उसको, तो नॉर्मल किया जाएगा। तो शुरू में आपके पास क्वेश्चन हो गए स्लोप से रिलेटेड, फिर आपके पास इक्वेशन, उसके बाद फिर आती है कंडीशंस। कंडीशंस के हिसाब से आपको सोल्व करना है, यानी कि पॉइंट भी निकालना पड़ेगा कंडीशन के लिए, पॉइंट आपको कंडीशन के हिसाब से निकालना पड़ेगा। अब आपको कुछ बात ध्यान रखनी है इसके लिए, जैसे 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स आर पैरेलल, आपको ध्यान रखना है कि टेंजेंट और नॉर्मल भी लाइन्स ही है। इफ m1 इज इक्वल टू m2, यानी कि उनकी स्लोप आपस में इक्वल है, m1 इज इक्वल टू m2। 6 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर, इफ m1 m2 इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके बराबर है, -1 के, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि 1 इज नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ठीक है ना, तो जैसे m1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आएगी, -1/m2, और m2 की वैल्यू निकालेंगे तो कितने आएगी, -1/m1। यानी कि अगर टेंजेंट की स्लोप 2/3 है तो नॉर्मल की स्लोप -3/2, अगर नॉर्मल की स्लोप -5/2 है तो टेंजेंट की स्लोप 2/5। साइन चेंज करके रेसिप्रोकल करना है, एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल है। ठीक है, अब इसमें जैसे हमारे पास ये हो गया 2 लाइन्स आर परपेंडिकुलर। एक और इंपॉर्टेंट है, कई बार वो क्या कहता है कि टेंजेंट किसी लाइन के पैरेलल है, तो उस लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी हमें, वही हमारी टेंजेंट की स्लोप होगी। या फिर वो कह देगा कि टेंजेंट उस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो उस लाइन की स्लोप निकालनी पड़ेगी, और टेंजेंट की स्लोप क्या होगी, उसकी नेगेटिव रेसिप्रोकल। टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी तो आगे इस क्वेश्चन पड़ेगा आगे। ठीक है ना, क्योंकि एक स्लोप तो क्या है, dy/dx स्लोप है, तो dy/dx निकाल के जब हम उसके साथ इक्वेट करेंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गई, तो फॉर्मूला लगा देंगे हम, बस इतनी सी बात है। यही अंडरस्टैंडिंग है सारे क्वेश्चंस में। शुरू के क्वेश्चन में तो पॉइंट दिया हुआ है हमें, बाद के क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है, वो कह रहा है टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो यानी कि टेंजेंट की स्लोप और उस लाइन की स्लोप इक्वल है। लाइन की स्लोप हम निकाल लेंगे, टेंजेंट की स्लोप dy/dx है, दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू उस कर्व में पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया। स्लोप पहले ही पता है हमें, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो इक्वेशन निकाल देंगे। अब यानी कि आपके पास कोई भी लाइन गिवन है, जैसे मान लो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, ये लाइन गिवन है, इसकी स्लोप निकालनी है आपको, तो आप इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, और जो m होगा वो स्लोप होगा। जैसे यहाँ पे 3y इज इक्वल टू -2x प्लस 6 और y इज इक्वल टू
-2/3x + 6/3 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2/3। अब टेंजेंट इसके पैरेलल है, टेंजेंट की स्लोप -2/3। अगर टेंजेंट इसके परपेंडिकुलर है तो टेंजेंट की स्लोप प्लस के 3/2 हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल है एक्स एक्सिस के साथ तो dy/dx को 0 के साथ इक्वेट करना है। इससे आपको क्या मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। ये कंडीशंस है पॉइंट फाइंड करने के लिए। इधर जो हमने काम किया है सारा कंडीशंस है पॉइंट को फाइंड करने के लिए। ठीक है। और अगर टेंजेंट पैरेलल है, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब परपेंडिकुलर टू x एक्सिस भी है, तो हम dx/dy 0 के साथ इक्वेट करेंगे। dy/dx नहीं, dx/dy निकाल तो dy/dx ही लेंगे, लेकिन उसका रेसिप्रोकल कर लेंगे। dy/dx निकाल के उसका रेसिप्रोकल करके dy/dx को 0 के साथ इक्वेट करेंगे। यहां से आपको x की या y की वैल्यू मिलेगी, तो पुट कर देंगे क्रम में, पॉइंट आ जाएगा और उसके कोरस्पॉन्डिंग आगे बढ़ेंगे उस तरह से। ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं, आपको जिसके हिसाब से चलना है। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। सिंपल, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब आपको क्वेश्चन इसके बड़े आसानी से आप इसका क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें से, मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं इसमें से। यह है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 विच इज पैरेलल टू लाइन 2x माइनस वाई प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। एक क्वेश्चन ले लिया, इसमें बहुत कुछ कवर हो जाएगा, ज्यादातर कवर हो जाएगा इस अंदर एक ही क्वेश्चन के अंदर। अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू कर्व at point x1 y1 and having slope m is क्या होती है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। यहां x1 y1 पॉइंट है और m स्लोप है। पता हमें कुछ नहीं है, पॉइंट भी नहीं है हमारे पास। पॉइंट होता तो डेरिवेटिव में पुट कर देते, स्लोप आ जाती। पॉइंट स्लोप आ जाते तो इसके अंदर पुट कर देते। अब हमारे पास कर्व क्या गिवन है? गिवन कर्व इज क्या है? y इज इक्वल टू x² माइनस 2x प्लस 7 और गिवन लाइन इज 2x माइनस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात? फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व। इस कर्व पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली है विच इज पैरेलल, जो इसके पैरेलल है, यानी कि टेंजेंट इसके पैरेलल है। इसका मतलब टेंजेंट की स्लोप और इस लाइन की स्लोप इक्वल होगी। टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालते हैं? dy/dx से कितना होगा? 2x माइनस 2। इसकी स्लोप निकालने के लिए इसको कैसे लिखना पड़ेगा? y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। y को इधर ले आओ, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू y या y इज इक्वल टू 2x प्लस 9। क्लियर है? तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो स्लोप ऑफ लाइन दैट इज इक्वल टू 2। सिंस टेंजेंट इज पैरेलल टू
लाइन, दिस implies dy by dx that is equal to 2. This implies slope of tangent is equal to slope of line. Slope of tangent क्या है? dy by dx. इसका मतलब 2x minus 2 is equal to 2, 2x is equal to 4, x is equal to 2. अब x की वैल्यू 2 इसके अंदर पुट कर दो करो के अंदर, y की वैल्यू कितनी है? x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 करवा ना, तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 का स्क्वायर 4 हो गया, पुट x इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 4 प्लस 7, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7. तो पॉइंट हमें क्या मिल गया? 2 और 7. पॉइंट तो मिल गया 2 7, पॉइंट तो हमें मिल गया 2 और 7. एंड हैविंग स्लोप, स्लोप इज, देखो दो तरीके हैं, क्योंकि टेंजेंट इसके पैरेलल है लाइन के, तो टेंजेंट की स्लोप वही है जो इसकी है, तो स्लोप कितनी हुई? स्लोप इज 2. या फिर ये पॉइंट डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दो, अब तो पॉइंट मिल गया, तो पॉइंट इसमें डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो x की जगह पे कितना पुट होगा? 2. 4 माइनस 2 कितना आएगा? 2 ही आएगा, तो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, पैरेलल है तो यही यूज कर लो, परपेंडिकुलर है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल यूज कर लो. तो कितना आ जाएगा? y माइनस 7 2 इंटू एक्स माइनस 2, तो y माइनस 7 दैट इज 2x माइनस 4. तो ये y इधर ले आए तो माइनस 7 और प्लस 4 हो जाएगा, तो ये 2x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस वाई. इसको भी इधर लिख दो, तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस वाई प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया. अगर नॉर्मल की पूछे क्या फर्क पड़ेगा? सिर्फ इस जगह पे क्या लिखना है हमें? माइनस 1 डिवाइड बाई 2, वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 माइनस 1 तो इधर ही आ जाएगा, तो माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा, और 2 से इधर मल्टीप्लाई उसको बैलेंस कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास. इसके अलावा और कुछ विशेष नहीं है, इसी तरह का कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में होगा. तो ये हो गया हमारे पास एक्सरसाइज 6.3, जिसमें हमने टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में किया. बच्चों ठीक इसी तरह से अगर हम बात करें एक्सरसाइज 6.4 की, एक्सरसाइज 6.4, एक्सरसाइज 6.4 में हमारा जो सब टॉपिक है वो हो जाता है अप्रोक्सीमेशन बाय डिफरेंशिएशन. तो ये भी 2 मार्क्स के लिए एक आइडियल क्वेश्चन है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चंस आएंगे, या फिर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए और 2 क्वेश्चन आपके जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे. यहां से जो ज्यादा चांसेस बनते हैं वो 4 मार्क्स और 1 मार्क्स के लिए बनते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट. अगर हम बुक से एक क्वेश्चन लें, यहां से क्वेश्चन है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 25.3. तो रूट 25.3 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है. अगर ये 25 होता, रूट 25 होता, तो इसका आंसर होता 5. इट मीन्स इसका जो आंसर है वो तो 5 के आसपास ही आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा, ये तो आपको क्लियर ही है. अब आप क्या करें, जैसे 25 से हमें 5 मिलेगा, तो 25 तो इसमें से आप कर ले अलग, प्लस बाकी का जो बचा है उसको अलग कर ले, तो ये हमारे पास प्लस 0.3 हो गया. आप इसको इस तरह से लिख लें एक बार. अब आप देखेंगे कि हमें रूट 25.3 की वैल्यू निकालनी है, तो हम मान लेंगे कि लेट y इज इक्वल टू रूट x. हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू निकालनी है 25.3 के लिए. तो जिस तरह का की वैल्यू हमें निकालनी है वैसा ही हम फंक्शन मान लेते हैं. अगर पावर 1/3 होती तो हम x की पावर 1/3 y के इक्वल मान लेते हैं. जिस भी टाइप का फंक्शन है उस टाइप के का हम उसको मान लेते हैं. अब यहाँ पे हम इसको 1 मान लेते हैं. तो जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल होता है, ठीक इसी तरह से लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड डेल्टा वाई बी द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट ऑफ वाई. तो x की जगह पे x प्लस डेल्टा लिख देंगे और y की जगह पे y प्लस डेल्टा वाई लिख देंगे. तो ये हो जाएगा x प्लस डेल्टा x.
आप चाहे तो लिख सकते हैं कि लेट डेल्टा एक्स बी द स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड डेल्टा वाई बी द कोरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ वाई। अब 2 में से 1 माइनस कर देंगे, मीन्स ऑपरेटिंग 2 minus 1, we get y plus delta y minus y, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x, y कैंसिल हो जाएगा डेल्टा y, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x। अब यहाँ पे इस डेल्टा y को हम लिखेंगे डेल्टा y डिवाइड बाई डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा x, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा x। हमने डेल्टा x से डिवाइड कर दिया, डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये है हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो डेल्टा y बाई डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy बाई dx, यही हमारा अप्रोक्सीमेशन है, इनटू डेल्टा x, तो स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको dy बाई dx के इक्वल लिख दिया। अब y हमारा रूट x है, तो डेल्टा y dy बाई dx कितना होगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट x, और साथ में आ गया ये डेल्टा x, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस डेल्टा x माइनस रूट x। y का डेरिवेटिव dy बाई dx करके हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। dy बाई dx आप अलग से निकालना चाहो निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट लिखना चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब हमने ये जो ब्रेक किए थे, तो यहाँ पे ये हमारा x है और ये हमारा डेल्टा x है, तो पुट कर देंगे, पुट x is equal to 25 and delta x is equal to 0.3, तो ये 1 डिवाइड बाई 2 रूट 25 और ये 0.3, तो यहाँ से 25 प्लस 0.3 माइनस ये हमारे पास 25 आ जाएगा, रूट 25 से 5 मिलेगा, ये तो हमारा 0.3 है, ये रूट 5 से 25 से 5 की 2 के साथ ये 10 हो गया, रूट 25.3 माइनस 5, इसको हम लिख सकते हैं 0.03, क्योंकि डिवाइड में 10 है, यहाँ पे रूट 25.3 माइनस 5, इस माइनस 5 को इधर ले आएंगे, प्लस का 5 हो जाएगा, 5 प्लस 0.03 दैट इज रूट 25.3, तो 5.03 दैट इज इक्वल टू रूट 25.3, या फिर रूट 25.3 दैट इज इक्वल टू 5.03, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि जैसे ये स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप, सेकंड, थर्ड, ये वाला स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप, और यहां तक तो सारे स्टेप सेम रहेंगे। क्वेश्चन कोई भी हो, जैसा फंक्शन होगा उसके हिसाब से इधर चेंज होता रहेगा थोड़ा थोड़ा, बाकी ये स्टेप सेम रहेंगे। यहाँ पे डेरिवेटिव आएगा, फिर x और डेल्टा x की वैल्यू पुट होगी। जब आप x और डेल्टा x की वैल्यू पुट कर देंगे तो जो इक्वल का साइन है उसके राइट साइड में जो फर्स्ट टर्म होगी, यहां पे हमसे जो पूछा गया है, जिसकी वैल्यू पूछी गई है, वो बनेगा। ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा हर एक क्वेश्चन में इक्वल से इधर राइट साइड में जो फर्स्ट टर्म है, यहाँ जब आप वैल्यू पुट कर लोगे तो जो आपसे पूछा गया है वही वैल्यू बनेगी, और जो एक और टर्म होगी उसको लेफ्ट साइड में लेके प्लस माइनस करके उसको सोल्व कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन है अप्रोक्सीमेशन। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें से, जैसे अब की बार हमने रूट में लिया है, तो पावर को हम चेंज कर लेते हैं, रूट मीन्स पावर 1/2, तो पावर अब की बार कुछ और ले लेते हैं, और डेल्टा एक्स हमारा प्लस का था, डेल्टा एक्स माइनस का ले लेते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा चेंज कर लेते हैं अब की बार इसमें। अगर हम इसमें से क्वेश्चन लें तो ये है हमारे पास 15 its पावर 1/4, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आपको कई बार ऐसा हो सकता है कि यही ना समझ में आए लेना क्या है, आप इसको देखेंगे, ये जो डिवाइड में पावर है, आप 1 की पावर 4 करेंगे तो कितना मिलेगा 1, 2 की पावर 4 करेंगे तो कितना मिलेगा 16, इसके पास पहुंच गए ना, यहाँ पे हम लिखेंगे 16 माइनस 1 इट्स पावर 1/4। कहने का मतलब है अगर ये 16 होता तो ये 2 की पावर 4 होता, 4 के साथ 1/4 कैंसिल हो जाता, इसका आंसर कितना आ जाता 2 आंसर आ जाता। अब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 2 से थोड़ा सा कम, क्योंकि अगर ये 16 होता तो 2 मिलता हमें,
तो इसका जो आंसर होगा 2 से थोड़ा सा कम होगा। इस तरह से भी ध्यान रखना है हमें। अब दूसरी बात हमें ये पता चल गया कि x की जगह पे क्या पुट करना है 16 और डेल्टा x की जगह पे क्या पुट करना है -1। और ये चीज जरूर ध्यान रखना, अगर तुम्हें ना पता लगे कि इसके अंदर क्या हो रहा है तो आप जो डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है जो, उतनी पावर करते चले जाओ, अपने आप को पता चल जाएगा जो भी नजदीक हो। यानी कि अगर आप 3 की पावर करें तो 3 की पावर 4 81 हो जाएगा, 80 या 82 मिलेगा। अगर 80 हुआ तो 81 -1 हो जाएगा, 82 हुआ तो 81 +1 हो जाएगा। तो डेल्टा एक्स उस हिसाब से प्लस का या माइनस का हो जाएगा। अब यहां से आपको क्या करना है, y को क्या मानना है x⁴ क्लियर है बात। ये जैसी वैल्यू पूछी गई है, बस उसमें जिसकी वैल्यू पूछी गई है उसको क्या मान लोगे, x मान लोगे आप। यहां पे y + डेल्टा y कितना हो जाएगा, x + डेल्टा x इट्स पावर 4। ये सेकंड हो गया। ऑपरेटिंग 2 - 1, ऑपरेटिंग 2 - 1 वी गेट, तो y + डेल्टा y माइनस y, x + डेल्टा x इट्स पावर 1/4 माइनस x इट्स पावर 1/4। डेल्टा y रह जाएगा x + डेल्टा x इट्स पावर 1/4 माइनस x इट्स पावर 1/4। इसको डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इंटू डेल्टा x लिखेंगे, x + डेल्टा x इट्स पावर 1/4 माइनस x रेज़ टू पावर 1/4। डेल्टा y बाय डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy डिवाइड बाय dx, और साथ में ये डेल्टा x। यहाँ पे x + डेल्टा x इट्स पावर 1/4 माइनस x रेज़ टू पावर 1/4। आप चाहे तो y को अलग से लिख के, y की वैल्यू है x रेज़ टू पावर 1/4, dy बाई dx कैलकुलेट कर ले, क्योंकि यहाँ हमें पुट करना है 1/4 x रेज़ टू पावर 1/4 माइनस 1। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1/4 x रेज़ टू पावर -3/4 हो गए, नीचे आके प्लस के 3/4 हो जाएगी। तो ये हमारे पास dy बाई dx की वैल्यू है, रख दो भैया 1/4 x रेज़ टू पावर 3/4 इंटू डेल्टा x, ये x + डेल्टा x इट्स पावर 1/4 माइनस x रेज़ टू पावर 1/4। अब क्या करेंगे, x और डेल्टा x की वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ पे हमें आंसर मिलेगा। x की जगह पे हम पुट कर देंगे 16 और डेल्टा x की जगह पे पुट कर देंगे -1। ध्यान रखेंगे 16 -1 है तो डेल्टा x की वैल्यू -1। तो देखिए कितना बनेगा 1/4, ये 16 रेज़ टू पावर 3/4 और डेल्टा x की वैल्यू कितनी है -1, तो ये 16 - 1 इट्स पावर 1/4, 16 इट्स पावर 1/4। इसको देखो 16 इट्स पावर 3/4 है, तो ये 2 की पावर 4 है और ये 3/4 है, कैंसिल 2 रेज़ टू पावर 3 8 हो जाएगा, 2 की पावर 3 8 मिलेगा। यहाँ से 8 की 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32, तो -1 डिवाइड बाय 32। यहाँ पे 15 इट्स पावर 1/4 माइनस ये 2 की पावर 4 है, इसके साथ कैंसिल आ जाएगा तो ये 2 आ जाएगा हमारे पास। इस -2 को इधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, 2 - 1 डिवाइड बाय 32 दैट इज इक्वल टू 15 इट्स पावर 1/4। अब आप देखो 2 में से थोड़ा सा कम हो जाए, ज्यादा कम नहीं होगा, थोड़ा सा ही कम होगा, क्योंकि 1/32 0.0 आएगा, क्योंकि अब एक को 0 लगाएंगे तो भी 0 ही रहेगा, 0.03 बनेगा, तो बहुत ज्यादा सा कम नहीं होगा, यानी कि 2 के आसपास सही रहेगा। तो यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं 32, ये हो गया हमारे पास 64 -1, तो 15 इट्स पावर 1/4। 63 डिवाइड बाय 32, 15 इट्स पावर 1/4, या फिर 15 इट्स पावर 1/4 दैट इज इक्वल टू 63 डिवाइड बाय 32। ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा ये बताओ अगर ये 64 होता तो कितना आंसर होता, 64 होता अगर तो 2 आंसर आ जाता हमारे पास। तो ये 64 से कम है, थोड़ा सा कम हो जाएगा आंसर, यानी कि 2 से थोड़ा सा कम है, और हमारे हिसाब से 2 से थोड़ा सा कम होना चाहिए, यानी कि सही है ये आंसर हमारा। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखना है कैलकुलेशन करते हुए। तो इस तरह से एक तो प्लस में हो सकता है, एक माइनस में हो सकता है। तो इसमें दूसरी टाइप का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है
वो फंक्शन दे रखा होता है। इसमें दूसरी टाइप का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फंक्शन दिया हो सकता है आपको। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें कहा गया है कि फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f 2.01 वेयर fx is equal to 4x square plus 5x plus 2। Find the approximate value of f 2.01 where fx is equal to this। अब देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो है 2.01, इसको क्या लिखे 2 + 0.01, ऐसे कर लिया इसको ब्रेक, यानी कि ये हमारा x होगा और ये हमारा डेल्टा x होगा। क्लियर है बात ये। अब आप देखो 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू देख लो कितनी है, 2 पे इस फंक्शन की वैल्यू देखो कितनी है 4, ये भी 2⁴ 4 से 16 + 10 + 2, ये आ जाएगा हमारे पास 28, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो 28 पॉइंट समथिंग होगा। मान लो ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाता है ये कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f ऑफ 2.01 और ये दे रखा है, तो सारा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। 4 ऑप्शन है आपके पास, एक में 28 पॉइंट समथिंग है, एक में 38 पॉइंट, एक में 48, एक में 58, तो सीधी सी बात है 28 वाला है, यानी कि चारों ही ऑप्शन अगर आपके पास 28 पॉइंट समथिंग के फिर तो सोल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। इसका आंसर 28 पॉइंट समथिंग आएगा। अब कैसे करना है इसको, बिल्कुल वैसे ही y मानते हैं हम, देखो क्या दिया हुआ है यहां, तो सीधा ही इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे x, तो ये fx हो जाएगा, ये 1 हो गया। y प्लस डेल्टा वाई क्या हो जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा x 2 हो गया। इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या रह जाएगा डेल्टा वाई, सीधा ही कर रहा हूं आपकी बार, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, इसको मतलब ये सारी एक ही टर्म है, तो अब इसको भी कैंसिल कर दो, fx प्लस f डेल्टा x लिख दो। अब यहां से इसको डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा x इंटू डेल्टा x लिख दिया, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx, इसको dy डिवाइड बाय dx और ये डेल्टा x, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस fx। अब आप x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, पहले डेरिवेटिव कर दो, y की वैल्यू क्या है fx और fx की वैल्यू क्या है, ये है y हमारा है fx और fx है 4x² प्लस 5x प्लस 2, तो dy बाय dx कितना हो जाएगा 8x प्लस 5, तो ये आ जाएगा 8x प्लस 5, डेल्टा x नहीं अभी वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद लिखेंगे, अभी तो वैल्यू पुट नहीं की हमने, माइनस fx, तो x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 2 और डेल्टा x इज 0.01, यहां पे कर लेते हैं, यहां 2 पुट करेंगे तो 16 और 5 21 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा x 0.01, f ऑफ 2 प्लस 0.01 माइनस f ऑफ 2, 21 की 1 के साथ करेंगे तो 21 यानी कि 0.21 हो जाएगा, ये हो गया f ऑफ 2.01 माइनस f2 की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी 28, माइनस के 28 इधर आगे प्लस के 28, 0.21 f ऑफ 2.01 या फिर 28.21 दैट इज इक्वल टू f ऑफ 2.01। हम लिख सकते हैं कि f ऑफ 2.01 दैट इज इक्वल टू 28.21, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। 28 के आसपास ही आया, इसका मतलब सही है। इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि क्या आपका आंसर बन सकता है। तो दूसरी तरह से क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। एक टाइप के और क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट ये कभी इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक टाइप और बचती है तो उसको भी कवर कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, यहां पे कहा गया है
फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम निकालना है ऑफ ए क्यूब, क्यूब का, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब है, साइड ए मान लेते हैं, वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा v कैलकुलेट करना है ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड x, साइड को x मान लेंगे, उसने खुद ही बता दिया है कि साइड x है, x मीटर कास्ड बाय इंक्रीजिंग द साइड बाय 1%, इंक्रीज दे रखा है साइड का 1%। अब देखो अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम को अगर हम v माने तो चेंज इन वॉल्यूम यानी कि dv निकालना, और कास्ट बाय 1% चेंज इन साइड, यानी कि साइड का चेंज है वो, साइड का चेंज को हम क्या मानेंगे डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स कितना है 1% ऑफ साइड, डेल्टा एक्स 1% ऑफ साइड का मतलब 1 डिवाइड बाय 100, साइड है x, तो ये 0.01 x ये बन गया, ये डेल्टा एक्स है हमारे पास। हमें क्या निकालना है चेंज इन वॉल्यूम, तो डेल्टा v, इसको मैं लिख दूं डेल्टा v डिवाइड बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, जैसे उसमें किया था, पिछले दोनों क्वेश्चन में किया था ना, ऑपरेटिंग 2 - 1, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लेते हैं तो डेल्टा वाई रह जाता है, तो डेल्टा वाई को क्या लिखते हैं डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स, तो वही किया है यहाँ पे काम। अब इसको डेल्टा वी, इसको क्या लिख देंगे डेल्टा वी बाय डेल्टा एक्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डीवी बाय डी एक्स, और ये डेल्टा एक्स, और वॉल्यूम होता कितना है क्यूब का एक्स क्यूब, साइड क्यूब, तो डीवी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो डेल्टा वी इज 3x स्क्वायर और डेल्टा एक्स इज 0.01 x, यानी कि 0.03, और ये x क्यूब, तो ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम। क्लियर है? तो इस तरह का एक क्वेश्चन भी है आपकी बुक में। तो 3 तरह से क्वेश्चन है, एक तो जिसमें वैल्यू निकालनी है, एक जिसमें फंक्शन दिया हुआ है, और एक इस तरह से स्टेटमेंट के। तो सिंपल क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड टाइप है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। नेक्स्ट है अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। एक्सरसाइज 6.5 के लिए हमारा टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा। ये आपसे 2 तरीके से पूछ सकते हैं, एक तो है लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और एक है एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। मैक्सिमा का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू, और मिनिमा का मतलब है मिनिमम वैल्यू। तो आपको लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कैलकुलेट करने हैं, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैलकुलेट करने हैं। तो एक प्लेन सा पैटर्न है इस क्वेश्चन को करने का। इसमें एक हम सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो सपोज करो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स गिवन है 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। क्वेश्चन है आपका पहले कि फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा, सॉरी पहले हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन इफ एनी, अगर कोई है तो उसको कैलकुलेट करो।
अब लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा कैलकुलेट करने के आपके पास दो तरीके हैं। एक तो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, और एक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होता है सोल्व करना, तो ज्यादातर क्वेश्चन में आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करें। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आप किन क्वेश्चंस में यूज करें जिसमें फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद फंक्शन इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि सेकंड डेरिवेटिव करना उसका बहुत मुश्किल हो जाता है, वहां पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करें, अदरवाइज तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही यूज करें। अब साथ साथ में एक्सप्लेन भी करेंगे हम इसको। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसका मैक्सिमा या मिनिमा कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इसका डेरिवेटिव कर देंगे जैसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में किया था। डेरिवेटिव कर दिया, कितना हुआ 6x² माइनस 12x प्लस 6। अब फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट f dash x that is equal to 0 means 6x² minus 12x plus 6 is equal to 0। डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड कर दिया, जब हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास इसके फैक्टर बनाने हैं हमें, तो इसका तो सीधा ये तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया ना, दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। तो एक्सट्रीम वैल्यू आ गई 1, दोनों ही फैक्टर इसके 1 है, यहां से x माइनस 1 और x माइनस 1 बनेगा, तो 1 ही मिला हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कर दो, f डबल डैश x कितना आ जाएगा, f डबल डैश x ये आ गया 12x माइनस 12। अब इस सेकेंड डेरिवेटिव में ये एक्सट्रीम वैल्यू पुट कर दो, एट x इज इक्वल टू 1 f डबल डैश x, या f डबल डैश 1 भी लिख सकते हैं, 12 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास 0 हो गया। अगर f डबल डैश x होता हमारा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव, तो ये होता मिनिमम। अगर ये हमारा होता नेगेटिव तो ये होता मैक्सिमम। अब ये हमारे पास 0 हो गया इक्वल टू 0, तो यहां पे हमारे पास टेस्ट फेल हो जाएगा, यानी कि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ेगा। यहां पे हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव हमें टेस्ट यहां पे यूज करना पड़ेगा। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है कि जो एक्सट्रीम वैल्यू आई है उससे थोड़ा सा लेस और थोड़ा सा ग्रेटर फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या लिखेंगे, फॉर x स्लाइटली लेस देन 1, क्योंकि हमारी एक्सट्रीम वैल्यू 1 है, हम लिख लेते हैं से x इज इक्वल टू 0.9 के लिए f डैश x कैसा है चेक करें, f डैश x हमारा ये है, इसको अगर आप यहां से सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, देखो हम अगर ये डेरिवेटिव को 0 के बाद में पुट करें, अगर हम इसको यहां पे ऐसे लिखें 6 इंटू एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस 1 ऐसे लिख लें इसको, और इसको अगर हम 6 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर लिखें, अब आप देखें 6 तो पॉजिटिव होता है, 6 तो पॉजिटिव हो गया हमारे पास,
और ये हमारे पास चाहे कुछ भी बने, स्क्वायर की वजह से तो पॉजिटिव ही मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा हमें। तो 6 इंटू पॉजिटिव दैट इज इक्वल टू पॉजिटिव, और 4x स्लाइटली ग्रेटर देन 1 से x इज इक्वल टू 1.1। f डैश x ये तो फिर भी ऐसे ही रहेगा पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या होता है, जब हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं, तो अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो तो मिनिमा होता है। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो तो मैक्सिमा, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो तो मिनिमा, अगर पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा या नेगेटिव से नेगेटिव रहा तो ना मैक्सिमा और ना ही मिनिमा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होता, तो ना तो यहां पे मैक्सिमा होगा। यहां पे देखो f डैश x डज नॉट चेंजेस साइन व्हेन x इंक्रीजेस फ्रॉम स्लाइट, मतलब x जो एक्सट्रीम वैल्यू है उससे इंक्रीज किया गया है, तो यहाँ पे f डैश x में साइन चेंज नहीं किए। व्हेन x इंक्रीजेस थ्रो x इज इक्वल टू 1, या फिर आप इसको ऐसे लिख दे कि f डैश x डज नॉट चेंजेस साइन, सो नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा। तो यहाँ पे मैक्सिमम, सेकंड डेरिवेटिव से नहीं पता चलेगा। सेकंड डेरिवेटिव में तो अगर 0 हो गया तो टेस्ट फेल हो गया, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कभी फेल नहीं होगा। इससे पता चल जाएगा कि मैक्सिमा है कि नहीं है। तो इसका ना तो मैक्सिमा है ना मिनिमा है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहां पे हमने एक ऐसा क्वेश्चन ले लिया जिसमें ना तो मैक्सिमा आया और ना ही मिनिमा आया। आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन देख लेना, INF एल रह गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये जो 1 हो गया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया, यानी कि आपके पास 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन हो सकता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मींस जहां पे ना तो मैक्सिमा मिले और ना ही मिनिमा मिले। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन हुआ, ना तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कुछ मिला ना सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हमें कुछ मिला। अब एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें मैक्सिमा और मिनिमा मिलता है, उस एग्जांपल की हम बात करते हैं। प्यारे बच्चों, अब की बार हमने एक और क्वेश्चन लिया है। इसमें हमें क्या करना है कि मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करना है अगर है तो कुछ। तो पिछले वाले क्वेश्चन में हमारे पास ना हमें मैक्सिमा मिला था और ना ही मिनिमा मिला था। तो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर देंगे इसका। कितना हुआ 6x² माइनस 30x प्लस 36। अब आप देखेंगे कि सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाता है। अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ेगा, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अगर फैक्टर हम पहले ही बना लें तो ज्यादा बढ़िया रहता है। तो हम इसके फैक्टर पहले ही बना लेंगे 0 के साथ इक्वेट करने से पहले। 6 कॉमन आ गया, x² माइनस 5x प्लस 6। तो f डैश x, यहाँ पे 6 कॉमन है तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और x माइनस 2। तो ये हमारे पास f डैश x आ गया। अब हम लिखेंगे फॉर एक्सट्रीम वैल्यू, फॉर एक्सट्रीम वैल्यू पुट f डैश x दैट इज इक्वल टू 0। तो 6 इंटू एक्स माइनस 3 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो या तो 6 तो 0 हो नहीं सकता, या तो x माइनस 3 0 या फिर x माइनस 2 0। तो यहां से x की वैल्यू 3 आ गई
और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई। तो ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू आ गई। अब इन पे मैक्सिमम या मिनिमम मिलेगा, या फिर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हो सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव करते हैं, इसका ही कर दो। कितना आ जाएगा, 12x माइनस 30। सेकंड डेरिवेटिव में अब ये पॉइंट्स पुट करने हैं। अगर पॉजिटिव आया तो मिनिमा, और अगर नेगेटिव आया तो मैक्सिमा। हम लिखेंगे कि एट x इज इक्वल टू 3 f डबल डैश x, या फिर 3 भी लिख सकते हैं, डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव। 3 पुट करेंगे तो 36 हो गए, माइनस 30 यानी कि 6 आया, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ, ग्रेटर देन 0 आया तो मिनिमम। तो ये x इज इक्वल टू 3 पॉइंट है मिनिमा का, और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे लोकल मिनिमा भी लिख सकते हैं आप, लोकल मिनिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू 3 इस फंक्शन के अंदर पुट कर दे। 3 9 27 से 54 हो जाएगा, यहां से 9 135, ये हमारे पास 108 हो जाएगा, और प्लस 1। यहां से अगर हम देखें तो 27 एक्स्ट्रा है, ये 27 इसमें से 27 बच जाएंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू 28, कहां पे, एट x इज इक्वल टू 3। एक आंसर मिल गया हमें। ठीक इसी तरह से अब चेक करेंगे एट x इज इक्वल टू 2, f डबल डैश x 24 माइनस 30 माइनस 6 लेस देन 0। This implies x is equal to 2 is the point of local maximum. Local maximum. और local maximum value? Local maximum value that is equal to, function के अंदर पुट कर देंगे 2 4 8 16 माइनस 60 प्लस 72 और प्लस 1। यहां से हमारे पास ये 12 28 और 1 29 एट x इज इक्वल टू 2। तो प्यारे बच्चों, ये हुआ हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से मैक्सिमम और मिनिमम निकालना। मिनिमम वैल्यू आई है 28 और मैक्सिमम वैल्यू आई है 29। अब इसी क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी देख लेते हैं। क्या आपका कोई क्वेश्चन आज ऐसा आ जाए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना पड़ जाए, तो इसको फर्स्ट डेरिवेटिव से भी, अब हमें आंसर का तो पता चल गया। अब फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए सेकंड डेरिवेटिव की तो जरूरत नहीं है। अब हम पहले किसके लिए देखेंगे, 4। हम पहले चेक करें किसके लिए, 3 के लिए। 3 के लिए देखते हैं, 4x स्लाइटली लेस देन 3 यानी कि से x इज इक्वल टू 2.9 f डैश x। बस आपको अपने दिमाग में सोचना है इसके बारे में। 6 तो 6 ही रहेगा, 2.9 के लिए नेगेटिव बनेगा, 2.9 माइनस 3 नेगेटिव, और 2.9 माइनस पॉजिटिव, तो 6 नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये टोटल नेगेटिव हुआ, लेस देन 0। इसी तरह से 4x स्लाइटली ग्रेटर देन 3 से x इज इक्वल टू 3.1 f डैश x। 6 तो ऐसे ही रहा, 3.1 माइनस 3 3 यानी कि 3.1 माइनस 3 यानी कि 0.1 हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव है, और अब ये भी पॉजिटिव, तो टोटल पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव रहेगा ना। देखो 3.1 के लिए 3.1 माइनस 3 पॉजिटिव, 3.1 माइनस 2 ये भी पॉजिटिव, टोटल पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज f डैश x चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, so x
x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल नेगेटिव के लिए, नेगेटिव से पॉजिटिव तो मिनिमम। देखो सेकंड डेरिवेटिव में तो क्या है, नेगेटिव है तो मैक्सिमम, और अगर पॉजिटिव है तो मिनिमम। यहाँ पे आप फर्स्ट डेरिवेटिव में नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव के लिए मिनिमम, अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव तो मैक्सिमम। तो x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू भी निकाल देंगे, मिनिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू पुट कर देंगे 3 27 54 आ जाएगा हमारे पास, -135 प्लस 108 और प्लस 1, इसको भी हमने सोल्व किया था 28 आ गया था एट x इज इक्वल टू 3, वही आया। ठीक इसी तरह से अब x इज इक्वल टू 2 के लिए चेक करेंगे, लिखेंगे 4x स्लाइटली लेस देन 2 से x इज इक्वल टू 1.9 f डैश x, देखिए 6 तो ऐसे ही रहा, 1.9 माइनस 3 नेगेटिव और 1.9 माइनस 2 ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव हो गया ग्रेटर देन 0। इसी तरह से 4x स्लाइटली ग्रेटर देन 2 से x इज इक्वल टू 2.1 f डैश x 6, 2.1 माइनस 3 नेगेटिव और 2.1 माइनस 2 ये पॉजिटिव, तो ये टोटल नेगेटिव लेस देन 0। दिस इंप्लाइज f डैश x changes sign from positive to negative, positive to negative. So x is equal to 2 is the point of local maximum, and local maximum value that is equal to, रख देंगे यहाँ पे वैल्यू 2 4 8 6 8 16 माइनस 16 72 और ये 1, तो ये 29 हो गया था हमारे पास एट x इज इक्वल टू 2। तो फर्स्ट डेरिवेटिव से कर लो या सेकंड डेरिवेटिव से कर लो, सेम आएगा आपके पास। तो कौन सा बेटर रहा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बेटर है। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा, फर्स्ट डेरिवेटिव हम तब अप्लाई करेंगे जब हम फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद जो हमारे पास फंक्शन आएगा डेरिवेटिव f डैश x आएगा, वो अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तो फिर हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे, अदरवाइज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से हम उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये हुआ हमारे पास लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा। अब एब्सोल्यूट कोई ज्यादा से डिफिकल्ट नहीं है। मान लो हमारे पास यही क्वेश्चन है और हमसे पूछा जाए कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा आपको कैलकुलेट करना है, तो ये बिल्कुल इजी हो जाएगा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा के केस में आपको क्या होगा, इंटरवल दे रखा होगा। यहां पे जैसे फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल 1 to 5, इस तरह से होगा एब्सोल्यूट के लिए। तो बिल्कुल इजी है, आपको क्या करना है, फंक्शन का डेरिवेटिव करना है। अब यहां तो डेरिवेटिव को सीधा ही 0 के साथ इक्वेट कर दो, या पहले आपको ऐसे करना है तो ऐसे भी कर सकते हो, मर्जी आपकी। डेरिवेटिव को 0 के साथ इक्वेट करके जब आप सोल्व करोगे तो क्या होगा, x की वैल्यू आ जाएगी। x की कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यूज आ गई। आपको ये देखना है कि इस इंटरवल के अंदर इनमें से कौन सी वैल्यू आई है। 2 भी इस इंटरवल के अंदर है, 1 और 5 के बीच में आता है, 3 भी इस इंटरवल के बीच में है। मान लो ये -2 होता तो इसको हम छोड़ देते। मान लो ये -2 और ये -3 होता, फिर इन दोनों को छोड़ देते। क्लियर है बात, ये हमें इस इंटरवल के बीच में जो वैल्यू आई है वो लेनी है, प्लस 2 ये एंड पॉइंट लेने हैं। तो 2 एंड पॉइंट तो हमेशा होंगे, ये 1 और 5 जो भी होंगे, ए और बी, और ये जो एक्सट्रीम वैल्यू मिली है जो इस इंटरवल में होगी वो वाली लेनी है। यहाँ पे दोनों आई हुई है, ऐसा हो सकता है कि 2 में से एक आ सकती थी, ऐसा भी हो सकता था दोनों में से कोई भी नहीं आई। ठीक है, अब हमें क्या करना है,
एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 2, ये रहा 2, एट x इज इक्वल टू 3 ये, और एट x इज इक्वल टू 5। फंक्शन की वैल्यू निकालनी, बहुत आसान सा काम। एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के बाद दो एंड पॉइंट तो ये हो गए, और जो इनके बीच में आए हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, fx की वैल्यू निकालनी है। किसी का पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं चेक करना, यहां पे रखेंगे, 1 पुट करेंगे तो ये 2 मिलेगा, -15 प्लस 36 और प्लस 1, 36, 38 और 1 39, 39 में से 15 माइनस कर देंगे तो 24 आ जाएगा। एट, चलो तो आगे लिखा ही हुआ है, 24 आ गया हमारे पास, 24 ही आ गया ना। नेक्स्ट अब 2 पे fx, 2 पे तो अभी हमने कैलकुलेट किया था, 16 माइनस 60 प्लस 16 माइनस 60 प्लस 72 और प्लस 1, तो ये आ गया था 29। 3 पे भी हमने चेक किया था फंक्शन, 54 माइनस 135 प्लस 108 और प्लस 1, कितना आ गया था 28। और 5 पे हम फंक्शन को चेक कर लेते हैं, 250 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर से 25 मिलेंगे, 25 मिलेंगे, इसकी 15 के साथ और करनी है, 75 से 5 और ये 37, 15, 75 से 5 7 37, ठीक है। और प्लस 15 के साथ करेंगे इसकी, नहीं 5 के साथ, x की जगह पे 5 रखते हैं ना, 180 और प्लस 1, हमारे पास है ये 250, 180, 430, 431, 431, 250 और 100 350, 350 100 50 400 430 हो जाएंगे, और 1 431, और यहां से हमारे पास है 375, तो ये माइनस कर लो, 6 आ जाएगा, 12 में से 7 5 आ जाएगा, तो 56 आ गए हमारे पास, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 56। अब आप इसको एक टेबल में डाल लो, अगर डालना है तो आपको, आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं और टेबल बनाना चाहिए तो बना सकते हैं। 1 पे, 2 पे, 3 और 5 पे, 1 पे वैल्यू आई 24, 29, 28 और 56। अब जो सबसे छोटी वैल्यू आई है वो एब्सोल्यूट मिनिमम है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम दैट इज इक्वल टू 24 एट x इज इक्वल टू 1, ये आ गया हमारे पास। और सबसे बड़ी वैल्यू आई है 56 एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा दैट इज इक्वल टू 56 एट x इज इक्वल टू 5, तो ये इसका आंसर है। तो ये बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। एब्सोल्यूट मैक्सिमा या मिनिमा के केस में आपको क्या होगा, इंटरवल दे रखा होगा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 6 है वो कंप्लीट हो जाता है, उसकी एक फास्ट रिवीजन कंप्लीट हो जाती है। अगर आप इस लेक्चर को बहुत अच्छे से कर लेते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको आप तीनों ही क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सोल्व कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।